नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल दौरे पर है। पीएम जंबूरी मैदान में होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है। और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे कांग्रेस ने, गठबंधन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। साथियों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ के केसी विद्यालय पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही उनको नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपने को पीएम नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। उनके दर्शन पर ही स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम किया जा रहा है। उनका दर्शन सरकारों के लिए मार्गदर्शन है। कि किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे। जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा,
किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज जब उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर के, प्रकाश पुंज बनकर के एक नई हमेशा प्रेरित करते रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे आप सबके प्रयास, मुझे लगता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हम सबकी ओर से विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। और तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएमआईएम आमने सामने है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस साल के अंत में होने वाले राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने की कड़ी में मेहनत कर रही है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफ्फुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े, 2। स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं, मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा, रेड्डी गारू क्यों ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर
ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। और ओवैसी के राहुल गांधी को दिए चैलेंज पर सांसद संजय राउत ने कहा है कि ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि वो हैदराबाद में आकर चुनाव लड़े। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वो देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा ये कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहाँ आकर चुनाव लड़िए। राहुल जी वहां आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए, वो ठीक नहीं है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो ओवैसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी मुमिया मिट्ठू बनना अलग बात है, लेकिन अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार संयोजक बनाने और प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की तौर पर खाली हाथ लौटे हैं। घमंडिया गठबंधन में बहुत तरीके के लोग हैं। ममता बनर्जी कुछ और कहती है, केजरीवाल की कुछ और रुख है और कांग्रेस पार्टी कुछ और कहती है। देखिए, मुंह में मिट्ठू बनना एक अलग बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में हम यही देखते हैं कि चाहे पटना का मामला हो, बेंगलुरु का मामला हो, मुंबई का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाना या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने की जो बात है उसमें खाली हाथ लौटे हैं। अब हम चाहें कुछ तो हमारे चाहने से नहीं हो। वो जो गठबंधन है जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन में बहुत तरह के लोग आते हैं। ममता जी कुछ कह रही हैं, केजरीवाल कुछ कहते हैं, कांग्रेस के लोग कुछ कहते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा सशक्त दुल्हा है जो देश नहीं विदेश में भी, आर्थिक जगत में ही नहीं विज्ञान के जगत में भी अपना झंडा गाड़ा है। आज चंद्रमा पर हम रोलर को अब चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूरज को परखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हमारा अर्थव्यवस्था 12-13 पर था, आज हम तीसरा चौथा में जाके जा रहे हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष आज हमारा है उसको दूसरा राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम किया है। हम 44 वर्ष के राजनीति में ऐसा नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से जो नेता हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसके सामने तो मैं समझता हूँ कि 2024 में किसी प्रकार की कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो फिर कोई मुंह मियां मिट्ठू बन करके कुछ बना ले कर ले, वो अलग बात है।
और बांदा में जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है। उनकी अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सनातन पर गलत चित्र देने के उपलक्ष्य में आज विश्व भर के और दिल्ली के साधु संतों ने उदयनिधि स्टालिन और मौर्य का पुतला फूंका है। बता दें कि जिस तरीके से बार बार सनातन पर गलत टिप्पणी सामने आ रही है, उसके खिलाफ साधु संत ने मोर्चा खोलते हुए तमिलनाडु हाउस के बाहर आज पुतला दहन कर विरोध जताया है। उदयनिधि के बयान को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर छोड़ी लगातार बात करें। पार्लियामेंट में तमिलनाडु हाउस तक साधु संतों ने एक मार्च निकाला, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यानी पुतला भी फुकाए तो जिस तरह से सनातन को वो लगातार बदनाम और गालियाँ देते रहे, कहीं कुछ करते रहे, एड्स करते रहे, कहीं ऐसी बीमारियाँ कहीं मंत्रियों ने जो लगातार सनातनियों को और हिंदुत्व को एक सवाल खड़ा होता है, उसी को लेकर हमारे साथ कंचन जी जी आज उदयनिधि का पुतला दहन किया गया है, जिस तरह सनातन को लगातार वो टारगेट करते हैं। देखिए, ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सनातन को एक चेहरा बनाया, और जिस तरह से सनातन के लिए जिस भाषा का उपयोग किया, वास्तव में वह बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है वह एक मृत्युदंड के अपराध के बराबर है, क्योंकि इन्होंने असंख्य लोगों की भावनाओं का आहत किया है। और ये लोग, इस तरह के लोग, मुझे लगता है समाज में रहने के लिए तो नहीं है, संवैधानिक पद पर रहने के लिए इन लोगों का स्थान जेल में होना चाहिए। लेकिन लगातार कभी सनातन किसी पर, कभी फिल्मों के माध्यम से सनातन को बदनाम करने की बात करते हैं, कभी राजनेता एक पद पर हो तो वो भी ऐसी छोटी हरकत बात करते हैं। क्या लगता है इनको शोभा देती है? देखिए, सनातन तो समानता का संदेश देता है, एकता का संदेश देता है, अखंडता का संदेश देता है, शांति और अनुशासन का संदेश देता है, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है। ये लोग इस प्रकार की मानसिकता का, इनका नाम सनातनी है, उदयनिधि, ये पहले तो अपना नाम परिवर्तन करें, किसी अन्य धर्म के अनुसार रखें, फिर बोलने का प्रयास करें। तो बिल्कुल देखिए, लगातार साधु संतों ने भी ये बयान दिया है कि ऐसे लोगों के नाम जो सनातन लेकिन उनको अपना नाम परिवर्तन करें, जो लगातार कहीं ना कहीं ऐसे साधु संतों पर, क्योंकि आज पूरा साधु संत कहीं ना गुस्से में था और ऐसी तड़कती धूप के अंदर बिल्कुल दिखा था, यहाँ से लेकर वहाँ तक भीड़ है साधुओं की, क्योंकि ऐसे कई साधु हैं, साधु संतों के चेले चपाटे सभी लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। और एक ही आवाज़ है कि ऐसे लोगों के साथ कानून कार्रवाई किया है या इनको जो सत्ता में है वो अधिकार हट रहा है। स्वामी जी क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से उदयनिधि का पुतला फूंका गया और सनातन को लेकर हमेशा बदनाम किया जा रहा है? सनातन को बदनाम करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और हमारी मांग है कि जो भी सनातन के खिलाफ बोले उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। ऐसा प्रावधान, ऐसा कानून देश में बनना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे जो बयान दे उसको तुरंत फांसी होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए कि ऐसे नेताओं के ऊपर कानून कार्रवाई किया है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला है। बता दें कि खेत में पानी लगा रहे युवक पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई। हालांकि सीएससी ने युवक की हालत नाजुक देखकर उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। और लखनऊ में बीजेपी विधायक के फ्लैट में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि विधायक के मीडिया स्थल के कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फंदे से शव को उतारा। अंबाला जिले में विकास कार्यों का शिलान्यास करने गए भाजपा विधायक असीम गोयल का कहीं स्वागत हुआ तो कहीं काले झंडे से विरोध का उनको सामना करना पड़ा। विधायक गोयल गांव खेरा में सड़क और चौपाल के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां गांव वालों ने कांग्रेस नेता जग्गा खेरा के नेतृत्व में काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। हालांकि सुबह से ही छावनी में तब्दील खेरा गांव में ऐसी घटना कैसे हो गई, ये सवालों के घेरे में है। अब देखने की बात है कि पुलिस आगे क्या करती है इस मामले में कार्रवाई या नहीं। असीम गोयल कहा था भी आइए ना, आया अपन ने पुरजोर जवाब दिया, कोई बात नहीं। आज पंडित दीनदयाल की जयंती आज है, वहीं इस अवसर को देश भर में उमंग देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए रवाना हुए।
हजारीबाग के रहने वाले एसपीजी के चीफ अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद हजारीबाग में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके परिजनों के द्वारा किया गया, जिसमें हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौथे समेत कई जनप्रतिनिधि गण शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह के बारे में बताया कि कैसे वो व्यक्ति थे और हजारीबाग के वासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत किस तरीके से अदा करते थे। उन्होंने हजारीबाग का नाम न सिर्फ रोशन किया बल्कि हजारीबाग को अलग पहचान दिलाने में भी काफी मदद की। मौके पर मौजूद हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि अरुण सिन्हा के भाई उनकी चर्चा सुना करते थे और वो हजारीबाग से होकर कितनी बड़े पोस्ट पर अभी भी और माननीय प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी देख रहे थे। आपको बता दें कि एसपीजी के चीफ स्वर्गीय अरुण कुमार सिन्हा को उनके रिटायरमेंट के बाद 1 साल का कार्य सेवा वृद्धि की गई थी। और विप्र वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रविवार देर शाम पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे पवन शर्मा का समस्त विप्र समाज और अन्य समाज के लोगों ने परशुराम सर्किल पर पुष्प वर्षा कर उनको उपरना उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें भगवान परशुराम के फरसे का पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं विप्र वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व और विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1A के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा के साथ उच्च पदाधिकारियों ने जो भरोसा व्यक्त किया उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे और समाज को एक सूत्र में बांधकर अपना लक्ष्य होगा। और चित्तौड़गढ़ में लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी की जयंती तेजा दशमी के रूप में मनाई जाती है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वीर तेजाजी के मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रताप नगर स्थित तेजाजी मंदिर के सेवक केसर सिंह ने बताया कि सोमवार को सत्यवादी और राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म दिवस तेजा दशमी के रूप में मनाया जा रहा है और बताया कि राजस्थान समेत सभी राज्यों में तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के सिरौली रोड पर अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंद दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, अज्ञात युवक को सीएचसी लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां से एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूर्व मंगलाचरण से प्रारंभ होता है कार्यक्रम। जैन महिला समिति के द्वारा धार्मिक तंबोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 दिन तक लगातार चलने वाले इस महापर्व पर श्रद्धालु भक्तगण धर्म की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष सहित विश्व भर में रहने वाले जैन संप्रदाय के लोग 10 दिनों तक व्रत, संयम, तप, त्याग, उपवास, पूजा में लीन रहते हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग सभी इस 10 दिनों में आवश्यक रूप से अपने अन्य कार्यों को छोड़कर धर्म ध्यान करते हैं। रात्रि में जैन महिला समिति के द्वारा धार्मिक तंबोला का कार्यक्रम हुआ। वहीं आशा विनायका ने भजनों के द्वारा खजुराहो में आए संकट को भजनों के माध्यम से अपील दर्ज का निवेदन किया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।